नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 हम लोग इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगेन आप कैसे पढ़ेंगे, आप मेरे पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद टॉपिक वाइज एक एक चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस and waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissues। देखो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट्स हुए, O2 हुआ या फिर एसेंशियल सब्सटेंस हुए, एसेंशियल सब्सटेंस हुआ या वेस्ट हुआ, जो भी है उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही चीज़ बताई है कि न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस एंड द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to cells and from the cells। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, टिश्यू अच्छे से काम कर पाए उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है इनको बॉडी से रिमूव होना जरूरी है। और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव कब होंगे, जब ऐसा कोई मैकेनिज्म हो, जब इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो बॉडी में। ठीक है, और वो मूवमेंट कैसे होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। और इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो है, बॉडी के सब्सटेंस जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कई टाइप का हो सकता है एनिमल्स में। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल जो है उनमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेथड होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होगा ट्रांसपोर्टेशन का, जो उन्होंने टाइम के साथ इवॉल्व किया है। ठीक है, क्लियर ये बात। जैसे सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस, जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है स्पंजेस, सिलेंड्रेट्स। ठीक है, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग। थोड़ी सी सर्दी लग रही है तो थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, इस चीज को माइंड मत करना, अवॉइड करना। ठीक है, simple organism like sponges and coelenterates circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cells to exchange these substances। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंजेस या सिलेंट्रेट जो होते हैं वो उनके सराउंडिंग से सर्कुलेट वाटर, वो वाटर को सर्कुलेट करता है थ्रू देयर सराउंडिंग्स, देयर बॉडी कैविटी, थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंस। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पंजेस और सिलेंड्रेट्स, वो सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ठीक है, थ्रू बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट, मतलब वाटर का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट सिंपल सा किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है, मतलब वाटर मूव करता रहता है और उस वाटर में जो है आपके इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं और फिर वो इम्प्योरिटीज मिक्स होकर बॉडी से बाहर रिमूव होती है। तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स वगैरह। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और कौन से मैकेनिज्म है वो हम समझते हैं। तो दोस्तों कुछ और बातें समझते हैं इसमें। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूज करते हैं स्पेशल फ्लूइड्स, कोई स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं विद इन देयर बॉडी, उनके बॉडी के अंदर ही, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ठीक है, क्लियर है ये बात। ब्लड इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड बॉडी फ्लूइड, और उन बॉडी फ्लूइड्स में से सबसे कॉमन जो है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड्स बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ब्लड इज द मोस्ट commonly used body fluids by most of the higher organism including humans for transportation purpose। ठीक है, another body fluids lymph, another body fluid जो है वो है lymph, also help in the transport of certain substance। ठीक है, another दूसरा जो body fluid है, एक lymph body fluid होता है, तो blood के अलावा जो body fluid है वो है lymph, और lymph help in transport of certain substances। lymph help in transport of certain substances। ठीक है, कुछ substances के transportation में lymph help करता है। In this chapter we will learn about
कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड के क्या कंपोनेंट्स है, एंड लिम्फ के क्या कंपोजिशन है, क्या कंपोनेंट्स है, टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ है, एंड द मैकेनिज्म सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और मैकेनिज्म क्या है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, मतलब हार्ट वगैरह, ब्लड वगैरह पूरा डिटेल में इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड जो सब टॉपिक है वो है ब्लड। ठीक है, अब ब्लड को डिटेल में पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, तो ब्लड को डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ टिश्यू। ब्लड एक मात्र ऐसा टिश्यू है जो बहता है। कोई आपसे कहे कि बहने वाला टिश्यू कौन सा है, तो ब्लड है। कोई आपसे कहे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और सबसे बहने वाला टिश्यू कौन सा होता है, ब्लड होता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब ब्लड को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब ब्लड दो मेन चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो चीजें मिला दोगे तो ब्लड बन जाएगा। क्या क्या, एक तो प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल। ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यहाँ पे आएंगे मेनली। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप आएंगे आपके, और यहाँ पे प्लाज्मा अलग अलग चीजों से मिलकर बना होगा, पानी से, प्रोटीन से। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा कि ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो मेनली ब्लड जो है, ब्लड दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल जो है, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं कि ब्लड सेल जो है, ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट जो है, उसमें मेनली 3 टाइप के ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आरबीसी और प्लेटलेट्स तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी फिर 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, सॉरी, एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एसोनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसका लिम्फोसाइट भी फिर 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये सारी बातें खैर हम पढ़ेंगे, लेकिन एक आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने टाइप में डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों, तो नोट्स के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। प्लाज्मा की बात करें अगर, प्लाज्मा, अब हमने जो कैटेगराइज किया है दोनों को, उसमें एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर होता है इसका, विस्कस फ्लूइड constituting nearly 55% of the blood. विस्कस फ्लूइड है और constituting nearly 55% of the blood. 50 ब्लड का 55% ये है, तो ऑब्वियस बात है 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स है। ठीक है, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। 90 से 92% इसमें क्या होता है, पानी होता है, एंड 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, 90 to 92% इसमें पानी होता है, बाकी का इसमें 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन, ये मेजर प्रोटीन है। अब ब्लड में से अगर फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो बचा हुआ जो सब्सटेंस होता है, बचा हुआ जो फ्लूइड है, उसको सीरम कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर ब्लड में से आप फाइब्रिनोजन को निकाल दो, ब्लड में से आप फाइब्रिनोजन नाम के इस प्रोटीन को निकाल दोगे, तो बचा हुआ जो लिक्विड है वो सीरम है। फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, फाइब्रिनोजन किसमें हेल्प करता है, ब्लड का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग। देखो आगे वही बात कि फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड बोलो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग में या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जैसे आपने देखा होगा ना, चोट लगती है तो ऑटोमेटिकली
खून निकलता ही चले जाता है, ऐसा तो नहीं होता कि खून निकलता ही चले गया और हम मर गए, ठीक है, नहीं, चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद थोड़ा खून निकलता है, फिर वहाँ पे हल्का सा ऐसे बाउंड सा बन जाता है, ठीक है, और वहाँ पे खून रुक जाता है। तो खून को रोकने का काम कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, कुछ फैक्टर्स होंगे बॉडी में, कई सारे फैक्टर होते हैं, विटामिन के भी होता है जैसे, ठीक है, और भी कई सारे प्लेटलेट्स भी है, लेकिन कुछ प्रोटीन भी है जैसे कि फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं? उस साइट पे काम करते हैं, ये सब इंजीनियर की तरह काम करते हैं और उस साइट को रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, इसलिए खून फर्दर बाहर और नहीं निकल पाता, ठीक है। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है फाइब्रिनोजन की वजह से, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशन ऑफ ब्लड आपसे कहे तो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्लियर है बात? ग्लोबुलिन प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन किस में इन्वॉल्व होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लोबुलिन किस में इन्वॉल्व है? अब देखो, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन पढ़ लिया हमने, ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन पढ़ते हैं। ग्लोबुलिन किस में इन्वॉल्व है? डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, अभी जैसे कोरोना है, कई सारी डिजीज है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म जितना बेटर होगा इंसान का, वो उतना अच्छे से फाइट कर पाएगा, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है? डिफेंस मैकेनिज्म यही प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप के प्रोटीन ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एंड एल्ब्यूमिन जो है आपका थर्ड वाला, वो क्या करता है? एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस रहना बहुत जरूरी है ब्लड का, ठीक है। एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ब्लड में जो है आपका सोडियम का लेवल, ठीक है, सॉल्ट का लेवल जो है कितना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ना हो जाए सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहना ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है, और इसको बनाए कौन रखता है? इसको बनाए रखता है एल्ब्यूमिन। तो याद रखना है, एल्ब्यूमिन इसको बनाए रखता है। ये छोटी छोटी बातें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है बात? प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे Na+, Ca++, Mg++, HCO3 बाइकार्बोनेट, Cl-, ठीक है। क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इस टाइप के आयंस भी होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं? ये प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में कई सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्लाज्मा में कई सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ठीक है, या क्लोरीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम तो होता ही है। ये सारी चीजें लगभग होती है, और ये या तो किसी फूड से हमने ली होती है या किसी डाइट के थ्रू हम में गई होती है। तो ये चीजें बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, और ये किसमें होता है? ये ब्लड के ही एक पार्ट प्लाज्मा में मौजूद होती है, ठीक है। देखो, ब्लड के प्लाज्मा में ही है मेन काम की चीज, क्योंकि दूसरा जो है फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल, उसमें तो सेल्स है, ऐसा नहीं वो काम के नहीं है, लेकिन वो मेनली सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, बस बात खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में वो फैक्टर्स हैं जो तीनों के काम को आसान बनाते हैं, ठीक है। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट जो काम करेंगे, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, जो प्लाज्मा के अंदर जो फैक्टर्स होंगे वो, ठीक है। तो ये उसके काम को आसान बनाते हैं। प्लाज्मा में कई इंपॉर्टेंट चीजें जो हेल्प करती हैं ब्लड को, ताकि वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाए, ठीक है। और ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाना, भले वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, ताकि वो बुरी चीज जो है बॉडी से बाहर निकल पाए और अच्छी चीज जो है वो अच्छे ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक पहुंच पाए, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। Glucose, amino acids, lipids. Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma as they were always in transit in the body. ठीक है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ये बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए ये पाए जाते हैं किसमें? प्लाज्मा में। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ग्लूकोज पता ही है आपको, शुगर, ठीक है, होगा ये तो अब ये कितना है बॉडी में वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 80 to 100 DL के बीच में शुगर होना चाहिए आपका, ठीक है। इससे ऊपर हो गया तो हाई शुगर हो गया, ठीक है, इससे नीचे हो गया तो लो शुगर हो गया, ठीक है। तो हाई शुगर भी नहीं होना चाहिए, लो शुगर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप उस बात को? तो ग्लूकोज का लेवल कितना है ब्लड में, ये डिसाइड करता है कि आप डायबिटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कितना रहता है वो मायने रखता है, ठीक है। लेकिन होना चाहिए ये, ऐसा नहीं कि शुगर ही ना हो, ऐसा दिक्कत हो जाएगी। शुगर होना चाहिए, ठीक है, मतलब ग्लूकोज होना चाहिए।
शुगर नहीं, ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है। अमाइनो एसिड होना चाहिए, अमाइनो एसिड होंगे तभी प्रोटीन बनेगा। और लिपिड्स होने चाहिए, लिपिड्स यानी कि फैट। अब लोग कहते हैं कि फैट मत खाओ, ऑयल वगैरह मत खाओ, नहीं, ऑयल वगैरह सब जरूरी है, थोड़ी मात्रा में सब जरूरी रहता है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाए, ठीक है। तो लिपिड्स भी जरूरी रहता है और ये सब चीजें मिलके ही ब्लड के कॉम्पोजिशन को तैयार करती है, ठीक है। तो ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें क्या चीजें और भी रहती हैं इनके अलावा, ग्लूकोज भी रहता है, अमाइनो एसिड भी रहता है और लिपिड्स भी रहता है, ठीक है। क्लियर है बात। तो दोस्तों ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था या फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं आप इसको, इस चैप्टर का। तो इसमें मैंने मेनली इंट्रोडक्शन बताया है और ब्लड के बारे में बताया, ठीक है। ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट कवर किया हमने, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस मिल पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।